आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसका नाम है धरती का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ के मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आप डिफाइन करते हो, कैसे उसको इंटरप्रिटेशन में लेते हो, प्लीज सामने ध्यान देंगे। अर्थ्स मैग्नेटिज्म में सबसे पहली बात, अगर हम अपनी धरती माता को कंसिडर करें, यह है अर्थ। अर्थ की एक्सिस, इसको बोल दिया यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, यह एक्सिस क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं टॉप पे, यह कहलाएगा ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये होगा ज्योग्राफिक साउथ। तो जहां मैंने GN लिखा, दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ, और जहां मैंने GS लिखा, दिस इज जियोग्राफिक साउथ। अर्थ का अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वी कैन कंसिडर इट टू बी समथिंग लाइक दिस, कि अर्थ के कोर में एक बड़ा सा बार मैग्नेट पड़ा है। अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट अज्यूम कर लेते हैं, ऐसे होता नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं। जिस एक्सिस के अबाउट वो होता है, इस एक्सिस को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। जिस एक्सिस पे पड़ा है, इस एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कुछ एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या नाम दिए मैंने दोबारा? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस में मैग्नेटिक साउथ होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक नॉर्थ होता है ज्योग्राफिक साउथ की तरफ। तो जो मैंने MN लिखा, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। जो MS लिखा, दैट इज मैग्नेटिक साउथ। और ये एक्सिस जो है, जो ये इमेजिनरी बार मैग्नेट की जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। इस मैग्नेट की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होती है इस मैग्नेट की वजह से। एक्चुअल में ये रीजन नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी है, ये सिर्फ अज्यूम किया गया है कि एक हम मैग्नेट अगर कंसिडर करें तो सेम इफेक्ट शो करता है जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है। सो दो एक्सिस, एक है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एक है मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, इस थीटा एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब एक बात ध्यान दो, अगर किसी बॉडी को, अगर किसी बार मैग्नेट को आप अर्थ में फ्रीली सस्पेंड करोगे, तो उसका नॉर्थ अर्थ की मैग्नेटिक साउथ से अट्रैक्ट होगा और उसका साउथ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ थोड़ी ना अट्रैक्ट करेंगे। ज्योग्राफिकली कौन अट्रैक्ट, कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्ट कौन करेगा? मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा, उसका नॉर्थ पोल किस तरफ पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक साउथ की तरफ। और उसका साउथ पोल कहां पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? When a bar magnet is freely suspended, then its north pole
points in the direction of magnetic south और जियोग्राफिक नॉर्थ. ये ट्रू नॉर्थ नहीं होगा, थोड़ा सा फर्क होगा. एग्जैक्ट ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है. बट हम कह सकते हैं कि रफली ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ वो पॉइंट करता है. ठीक है, एग्जैक्टली नहीं करता, थोड़ा फर्क होता है. मतलब मैं यहां कंपास अगर की बात कर रहा हूं, अगर मैग्नेटिक कंपास है मेरे पास, कंपास ये नॉर्थ शो कर रहा है, तो ये नॉर्थ नहीं है, ये मैग्नेटिक साउथ है. ज्योग्राफिक नॉर्थ इससे एंगल पे होगा, थोड़ा सा फर्क होता है. ठीक है. सो इसी तरह से मैंने बोला व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक साउथ और साउथ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ, एंड इट्स साउथ पोल पॉइंट्स in the direction of geographic south, magnetic north और geographic south. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, अगर बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो उसका नॉर्थ लगभग कहां पॉइंट करेगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ. साउथ कहां पॉइंट करेगा? ज्योग्राफिक साउथ की तरफ. थोड़ा सा फर्क होता है, एग्जैक्ट नहीं करता. समझ में आई इतनी बात? क्लियर? तो कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं. कुछ टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स जो अभी पढ़ी? पहला, ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है. सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द ज्योग्राफिक एक्सिस, एंड द पॉइंट्स वेयर इट कट्स द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ज्योग्राफिक पोल्स, नॉर्थ और साउथ. ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा? मेरिडियन होता है प्लेन. ये प्लेन, अगर मैं ऐसे प्लेन बना दूं जो इसको कट करेगा, इस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन. एन इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होगा? इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर क्या होता है? जो बिल्कुल मिडिल में होता है. मतलब अगर मैं सपोज इसी अर्थ को दोबारा बनाता हूं, मैंने बोला ये हमारी धरती माता, ये है जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस. इससे मिडल से जो लाइन पास करेगी ये क्या हो जाएगा? जियोग्राफिक इक्वेटर. ठीक है. इससे एंगल पे, थीटा एंगल पे जो एक्सिस होती है, ये कौन सी होती है? मैग्नेटिक एक्सिस. इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर. मतलब ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर एक नहीं होते. मैग्नेटिक इक्वेटर इंडिया से पास करता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर नहीं पास करता. ठीक है. सो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है? द ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक इक्वेटर. मैग्नेटिक एक्सिस, द एक्सिस ऑफ अ जाइंट फिक्टिशियस मैग्नेट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक एक्सिस, एंड द पॉइंट वेयर इट कट्स द अर्थ सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? वो प्लेन. और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा? द ग्रेट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस whose plane is perpendicular to the earth's axis, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर. क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सामने देखना, मैं टाइम दूंगा इसके बाद लिखने का. इनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. सबसे पहला है इसमें मैग्नेटिक डेक्लिनेशन.
या फिर इसको बोल दो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तीनों की डिटेल में बात करूंगा। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो ये तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीनों हमें डिफाइन करने पड़ते हैं अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिफाइन करें तो। कैसे, क्या होते हैं ये, अब उनकी बात करेंगे। पहले पिछला लिख लीजिए, देन वील प्रोसीड फर्दर। ये डायग्राम वगैरह बना लीजिए प्रॉपर, और डेफिनेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, डेक्लिनेशन डिप वगैरह लिखेंगे। जल्दी करिए प्लीज। नेक्स्ट, इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहला डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन आपको क्या बोला? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन is the angle between geographic axis or meridian and magnetic axis or meridian। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल, या ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। मेरिडियन क्या बोला मैंने आपको? मेरिडियन होता है जो ऐसे परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल, या ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। टाइम दूंगा लिखने का, समझो एक एक चीज। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है, it varies from place to place and from time to time। समय के साथ भी बदलता है। सीजनल चेंजेस भी होते हैं। कैसे? बेसिकली आप ये सोचो कि अर्थ कितना टिल्ट हो रही है बार बार, उस पर डिपेंड करेगा ना। तो वो जब अर्थ रोटेट करती है किसके अराउंड? सन के चारों तरफ, तो उसका टिल्टिंग एंगल भी चेंज होगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। कभी बिल्कुल सीधी आएगी, कभी थोड़ा एंगल पे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टर्न हो रही है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, तो उसका टिल्ट एंगल बार बार चेंज होता जाएगा। क्योंकि वो बार बार चेंज होगा, तो इसीलिए ये जगह, ये और हर जगह पे फर्क पड़ेगा। सो हर प्लेस पे और हर टाइम पे डिफरेंट होगी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसकी वैल्यू इज अराउंड 20 डिग्रीज किसी भी टाइम पे, 20 के आसपास होती है। किसी जगह पे 18 होगी, किसी भी जगह पे 22 हो जाएगी। सो 20 के आजू बाजू होती है। ठीक है। अगर मैं मेरिडियन की फॉर्म में बनाऊं तो ये ऐसे बनाते हैं, ध्यान दो। इसको मैंने बना दिया जियोग्राफिक मेरिडियन। इससे एंगल पे है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एंगल होगा थीटा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। बेसिकली जब हम अर्थ की बात कर रहे थे, ये प्लेन और ये प्लेन, ये एक बुक फोल्ड सोच लो ना, प्लेन्स की फॉर्म में। सो दोनों के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट जो है वो है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? अगर हम बात करें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप सेंटर ऑफ मास से फ्रीली सस्पेंड करोगे, दोबारा
किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप सेंटर ऑफ मास से फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, एंगल पे आ जाएगा, विच शोज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, वो एक एंगल पे है। मतलब मैंने क्या बोला, व्हेन अ मैग्नेट is freely suspended from its center of gravity then it is not always horizontal, else it is at an angle with the horizontal in magnetic meridian। मतलब सपोज आपके पास एक कंपस है, ध्यान से सुनना, कंपस सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है ना, कंपस वर्टिकली तो नहीं होता जो आपके पास होता है। कंपस यहां पॉइंट कर रहा है, मतलब अभी उसको मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने को बोला था। कंपस को अगर मैं पॉइंट करवाऊंगा तो वो कहां पॉइंट करेगा, कंपस ऐसे पॉइंट करेगा ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब वो पॉइंट हमेशा किस प्लेन में करेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में। So when a compass is freely suspended, it will give you the plane of magnetic meridian। मतलब अगर कंपास इधर पॉइंट कर रहा है तो ये जो प्लेन है ये कौन सी प्लेन हो गई, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, सो पहला पॉइंटर मैंने क्या बोला, एक एक करके लिख देता हूं ताकि याद रहे। मैंने बोला when a magnetic compass is free, it gives us the direction, it gives us magnetic meridian। कंपास को अगर मैं फ्री कर दूं तो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक मेरिडियन की तो देगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की नहीं देगा। अगर मैं इसको तोड़ के बाहर निकाल लूं उस एंक्लोजर से, अब इसको सेंटर ऑफ मास से फ्रीली सस्पेंड करूं तो वो एंगल पे आ जाएगा। कितने एंगल पे आएगा, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप। मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डिप। दोबारा मैंने बोला व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज फ्री, इट गिव्स अस द डायरेक्शन, इट गिव्स अस द मैग्नेटिक मेरिडियन। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस of horizontal component of Earth's magnetic field। आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अर्थ के दो फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्योंकि कंपास सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है तो उस पर इफेक्ट सिर्फ किसका आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। वर्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वर्टिकल का क्यों इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वर्टिकल में मूव ही नहीं कर सकता। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट। ऑफ अर्थ्स फील्ड, बिकॉज its motion is restricted in horizontal plane। क्या ये बात समझ में आती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है इसीलिए उस पे इफेक्ट सिर्फ किसका है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का।
अगर मैं उसको इफ इट इज फ्री टू मूव इन वर्टिकल प्लेन ऑल्सो, then it will be under the influence of both horizontal and vertical component of earth, vertical component of earth's magnetic field. क्या ये बात समझ में आ गई? अभी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इंफ्लुएंस में, अगर मैं उसको तोड़ के बाहर निकाल लूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लटका दूं, तो हॉरिजॉन्टल के तो इफेक्ट में आ ही चुका था, अब वो वर्टिकल के इफेक्ट में भी आ जाएगा, दोनों का इफेक्ट होगा, मतलब वो कहां पॉइंट करेगा? नाउ इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्या ये बात समझ में आती है? ये पूरी कहानी समझ में आई बेटा? मैंने क्या बोला? कंपास फ्री टू मूव हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये प्लेन क्या हो गई? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैं इसको तोड़ के बाहर निकाल लूं तो अब ये वर्टिकल के इफेक्ट में भी आ गया, अब ये नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट करेगा। हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट तो उसमें ऑलरेडी था, वर्टिकल का इफेक्ट साथ में आ गया, वर्टिकल का इफेक्ट साथ में आ गया। सो ओवरऑल इफेक्ट अब दोनों का होगा। मतलब अब इसमें डिफाइन करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल which net magnetic field of earth makes with the horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। कहने का भाव, ये आपके पास ज्योग्राफिक एक्सिस, ये आपके पास जियोग्राफिक मेरिडियन था, ये आपके पास मैग्नेटिक मेरिडियन था। ये दो मेरिडियन थे। अब इन दोनों मेरिडियंस में, मैग्नेटिक मेरिडियन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल पे होती है। हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। समझ में आई बात? और जिस डिवाइस से हम ये मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डिप सर्कल। डिवाइस यूज्ड टू मेजर dip is called dip circle। ऐसा डिवाइस जो एंगल ऑफ डिप को मेजर करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डिप सर्कल। क्या यहां तक बात समझ में आती है? कुछ और पॉइंट्स, एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री एट इक्वेटर। कौन से इक्वेटर की बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स। कौन से पोल्स की बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक पोल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री होता है इक्वेटर पे, 90 डिग्री होता है पोल्स पे। मतलब जब आप इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेटिक को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। पोल्स पे ले जाके फ्रीली सस्पेंड करोगे, वर्टिकल हो जाएगा। पोल्स पे ले जाके आपका वो मैग्नेटिक कंपास काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं वहां पे। वहां पे सिर्फ कौन सा है? वर्टिकल फील्ड है। वहां हॉरिजॉन्टल फील्ड है ही नहीं पोल्स पे, तो वहां पे आपका कंपास काम ही नहीं करेगा। पोल्स पे, कौन से पोल्स पे? मैग्नेटिक पोल्स पे। बात समझ में आई? क्लियर? इससे बाद तीसरा जो है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा जो हम यूज करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट, इसका नाम है
horizontal component of Earth's magnetic field. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? आप अभी नोटिस करो, पिछले डायग्राम में हमने यहां पे ये सब बनाया, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट्स हुए, बी कॉस डेल्टा, नीचे की तरफ क्या हुआ, बी साइन डेल्टा। यस और नो? तो इसमें दो कंपोनेंट्स हम डिफाइन करते हैं, जो मेजर यूज होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। पहला कंपोनेंट क्या है, बी एच, ये कितना हुआ, बी कॉस डेल्टा। दूसरा कितना हुआ, बी वी, दैट इज बी साइन डेल्टा। ये कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फॉर्मूलाज तो ये हो गए, इसको कौन कौन से रिलेशनशिप्स हम यूज करते हैं। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, बीवी बाई बी एच, ये होगा टैन डेल्टा। दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बीवी स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, नाम से क्लियर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दोनों को डिवाइड करूंगा, बीवी बाई बी एच कितना आ गया, टैन डेल्टा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूंगा, डेल्टा एलिमिनेट हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ बीवी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। नो वरीज, समझ में आता है सबको? सो क्या बोला, एक बार रिपीट। मैंने बोला तीन हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स तीन डिफाइन करते हैं जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे आप डिफाइन कर सकते हो। पहला होता है आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल, या ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो वो कितने एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बी कॉस एक बी साइन। बी कॉस और बी साइन, बी कॉस डेल्टा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी साइन डेल्टा क्या कहलाता है, वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों को डिवाइड करोगे टैन डेल्टा आ जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है, सब बच्चों को? ठीक है, अभी टाइम दूंगा 2 मिनट। अब इसमें एक छोटी सी बात और, जैसे ज्योग्राफिक मैप्स होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, उसी तरह मैग्नेटिक मैप्स भी बनाते हो। मैग्नेटिक मैप्स में 3 तरह की लाइन होती है, एक आइसोगोनल, दूसरी आइसोक्लिनिकल, तीसरी आइसोडायनेमिक। आइसोगोनल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसे पॉइंट्स उनको ज्वाइन करके लाइन बना दो जिन पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोगोनल। दूसरी आइसोक्लिनिकल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जिनको ज्वाइन करने पे क्या सेम हो जाए, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप सेम वाले सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो जो लाइंस बनेंगी वो क्या कहलाती हैं, आइसोक्लिनिकल। तीसरी आइसोडायनेमिक। आइसोडायनेमिक कौन सी होंगी, ऐसी लाइंस जिनमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब जगह सेम हो, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, आइसोडायनेमिक। तो तीनों देखो, याद करना कितना इजी है ना। तीनों मेन चीज थी वो जिससे आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन की थी, कौन सी, डेक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सेम डेक्लिनेशन, सेम डिप, सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बस वो याद रखना कि बोलते किसको क्या है, नंबर से याद करो, आइसोगोनिक, आइसोक्लिनिकल, आइसोडायनेमिक, ऐसे याद करो लाइन से। और वो 3 कौन से, डेक्लिनेशन, डिप और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आता है यहां तक? पक्का क्लियर, श्योर?
प्लीज फॉर्मूलाज वगैरह लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर देखते हैं आज अगर टाइम मिलता है तो क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये थोड़ा टिपिकल है, बाकी इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा टिपिकल है। इसका जो रिजल्ट है वो एज अ फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट यूज होता है। क्वेश्चन देखो, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बी द एंगल्स ऑफ डिप observed in two vertical planes at right angles to each other and delta is the true angle of dip। भाई साहब तीन तीन डिप आ गए एक ही जगह पे। एक तरफ डिप कौन सा है? डेल्टा 1, दूसरी तरफ डिप कौन सा है? डेल्टा 2, तीसरे में एक्चुअल डिप कौन सा है? डेल्टा। कहता है इनका रिश्ता प्रूव करो, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। ध्यान देना बेटा, पहली बात फॉर्मूला छोड़ दो, लॉजिकली पहले सोचो। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बी द एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स। दो अलग अलग वर्टिकल प्लेन में मैं क्या मेजर कर रहा हूं? डेल्टा मेजर कर रहा हूं। अगर मैं कौन सी प्लेन में मेजर करूं? मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर करूं तो एक्चुअल डिप मेजर होगा। एक्चुअल डिप किस में मेजर होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। सो मान लिया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ध्यान से देख, लिखना नहीं, समझो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। आप कहोगे ये कैसा मेरिडियन है? ये अंदर जाता हुआ प्लेन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन मेजर कर लिया। मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डिप दिया है डेल्टा, सो टैन डेल्टा कितना हो गया? बीवी बाई बी एच। यस और नो? एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन में ये हो गया। मतलब मान लो ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, इधर एंगल ऑफ डिप है डेल्टा 1, एक्चुअल डेल्टा, मतलब यूं मेजर हो रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इफेक्ट, इधर वर्टिकल का इफेक्ट। अब सपोज करो मैंने ऐसी दो प्लेन्स ली जो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब एक प्लेन ले ली ये वाली, और एक प्लेन ले ली ये वाली, ये दो प्लेन्स ले ली। ये प्लेन अंदर जाती हुई, ये प्लेन पे एंगल ऑफ डिप मान लिया, ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2। प्लेन 1 में एंगल ऑफ डिप मेजर करता हूं तो वो डेल्टा 1 आता है, प्लेन 2 में मेजर करता हूं तो डेल्टा 2 आता है। यही बोला है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये डेल्टा वाला था, अब मैंने ये एक प्लेन ली, ये दूसरी प्लेन ली। इस प्लेन में अगर बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट का तो पूरा पूरा इफेक्ट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, क्या हॉरिजॉन्टल का पूरा इफेक्ट होगा इस प्लेन में? इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल का एक कंपोनेंट का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? सो इधर एक्ट कर रहा है कौन? इधर एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लिया प्लेन 1 थीटा एंगल बना रही है, तो इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इफेक्ट क्या हुआ? BH cos थीटा। वर्टिकल का पूरा पूरा इफेक्ट है, मतलब जो फर्स्ट प्लेन है, इन प्लेन 1 tan डेल्टा 1 कितना हुआ? BV पूरा पूरा और BH का cos कंपोनेंट। यस और नो? दोबारा सुनो, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है। इस प्लेन में BV बाई BH tan डेल्टा हो गया। अब मैंने ये प्लेन कंसिडर की, BV अभी भी इस पे पूरा इफेक्ट होगा, BH का पूरा इफेक्ट तो इधर है, BH का एक कंपोनेंट का इफेक्ट होगा ना इधर। तो इस प्लेन में अगर मैं मोशन रिस्ट्रिक्ट करता हूं तो BV का इफेक्ट आएगा और BH का सिर्फ एक कंपोनेंट का इफेक्ट आएगा। BH का कौन सा इफेक्ट आएगा? BH cos का। इसी तरह से अगर प्लेन 2 की बात करूं तो इधर कौन सा कंपोनेंट का इफेक्ट होगा? BH sin थीटा का। यस और नो? मतलब इन प्लेन 2 tan डेल्टा 2 कितना हुआ? BV बाय BH sin थीटा। यस और नो? अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं। BV बाय BH को tan डेल्टा लिख सकता हूं अपॉन cos थीटा।
इधर से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं, tan डेल्टा बाई tan डेल्टा 1 रखो। इसी तरह यहां पे BV बाई BH को tan डेल्टा लिख दिया, tan डेल्टा 2 हो गया tan डेल्टा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हुआ, tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा 2 नंबर 2। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करो 1 और 2 को, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ओह सॉरी सेकंड एंड थर्ड, थर्ड लिखिए ना, नहीं थर्ड इक्वेशन। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर डेल्टा अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस tan स्क्वायर डेल्टा अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 2। मानते हो? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आजकल क्या होता है, 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर डेल्टा अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस tan स्क्वायर डेल्टा अपॉन tan स्क्वायर डेल्टा 2। tan स्क्वायर डेल्टा को नीचे ले जाओ, 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा इज 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर डेल्टा 2। ये क्या हो गया, cot स्क्वायर डेल्टा इज cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2। यही प्रूव करना था। इसको फॉर्मूले को लर्न कीजिए एज अ फॉर्मूला, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किया हुआ है। लॉजिकली समझ में आया, कंसेप्चुअली क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पूरा इफेक्ट है किधर, कौन सी प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में। अब यहां रिस्ट्रिक्शन आप दूसरी प्लेन्स में कर रहे हो, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सिर्फ एक कंपोनेंट का इफेक्ट होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए, इसको लिख के कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। नेक्स्ट कुछ टर्म्स की और बात करते हैं, कुछ टर्म्स की और बात करेंगे जो हम मैग्नेटिज्म में यूज करते हैं। कौन कौन सी हैं वो टर्म्स, हेडिंग डालिए, रजिस्टर साथ साथ लिखना पड़ेगा। फ्यू टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। अगली क्लास में ना हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने डाया पैरा फेरो, उसको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। किसी भी, अभी मैं बात कर रहा हूं आपके फेरोमैग्नेटिज्म की, अगर मेरे पास कोई एटम है, वो छोटे 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 मैग्नेट्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा होता है, तो करंट होता है उसमें। करंट होता है तो एक तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में छोटे 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 मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड है तो इसका मैग्नेटिज्म नहीं होता। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दूं, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना ये सारा, अगर इसको मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दूं, मतलब यहां मैंने नॉर्थ रखा, यहां मैंने साउथ रखा, तो ये जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं ये क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। सो ये एरो जो बना रहा हूं, ये दिस इज साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। अभी मैं जान के टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूं, जब मैं डाया पैरा फेरो कराऊंगा अगली क्लास में तो उन टर्म्स को भी यूज करूंगा। ठीक है, तो छोटे 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 मैग्नेट्स होते हैं, एटम्स जो हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर ये एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे इनकी मैग्नेटिज्म, सो ओवरऑल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, सिस्टम का 0। बट अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखता हूं तो इसका मैग्नेटिज्म आ जाएगा। अब अगर ये वीक फील्ड होगी तो ये कम मैग्नेटाइज कर पाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो ज्यादा मैग्नेटाइज कर पाएगा। यस और नो? इस टर्म को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। लिखिए, हेडिंग डालिए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है, स्टेटमेंट लिखिए। इट इज द प्रॉपर्टी of the field, it is the property of the field which signifies that how easily it can magnetize a given specimen। तो अगर मेरे पास दो अलग, एक स्पेसिमेन है, मैं उसे फील्ड 1 में डालता हूं तो वो कम मैग्नेटाइज होता है, फील्ड 2 में डालता हूं तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है। तो फील्ड 2 की क्या ज्यादा हो गई, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फील्ड 2 की क्या ज्यादा हो गई, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H। लिखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H। ये B नॉट बोल दो एयर में, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन एयर। अगर मीडियम होगा तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ मीडियम इंटू H। ये भी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड के लिए B अगर एयर है तो वो कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स Ni। तो म्यू नॉट टाइम्स H इज म्यू नॉट टाइम्स Ni, तो H कितना हो जाएगा, Ni। तो सोलेनॉइड के लिए H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। समझ में आती है बात, समझ में आती है बात। ये पहली टर्म हो गई क्लियर, कि कोई फील्ड कितना इजीली किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अगली टर्म जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत क्लोज क्लोज नाम है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार कैपिटल M से भी कर देते हैं, पर मैं नहीं करूंगा कैपिटल M से, क्योंकि कैपिटल M से मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूं तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो I या कैपिटल M दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि कोई स्पेसिमेन कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। मतलब एक गिवन फील्ड है, एक गिवन फील्ड है, मेरे पास दो स्पेसिमेन है, इसको फील्ड में रखता हूं, ये मैग्नेटाइज हो गया, इसको फील्ड में रखा, ये भी मैग्नेटाइज हो गया। सपोज सेकंड वाले का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हुआ, इसका मतलब कौन, किसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, सेकंड वाले का। कोई फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कोई स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी of magnetization of a specimen is the property of specimen that how easily a specimen can be magnetized
in a given field. गिवन फील्ड में कोई स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, समझ में आ गया. मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, साथ साथ लिखो बेटा, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट induced per unit volume in a specimen. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, समझ में आया. इसमें एक तो रिलेशन ये काम आएगा, एक और रिलेशन काम आएगा. अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान देना, अगर मैंने किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो रही है. तो जब मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाएगी तो इसकी अपनी मैग्नेटिज्म भी तो हो जाएगी, स्पेसिमेन की भी तो अपनी मैग्नेटिज्म आ जाएगी. तो एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड. जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स आई. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं? म्यू नॉट टाइम्स एच. इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? म्यू नॉट टाइम्स आई. समझ में आई बात? क्लियर? दो टर्म्स क्लियर. तीसरी टर्म है रिलेटिव परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, परमिएबिलिटी. रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर. ठीक है, यहां पे भी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ एयर. लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी of medium to the magnetic permeability of air. मतलब म्यू रिलेटिव क्या होगा? म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर. मतलब किसी भी मीडियम के लिए परमिएबिलिटी क्या लिखोगे? म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव. यहां तक समझ में आता है? इन स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं? श्योर? 100%. अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के. इसका रिलेशन, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड intensity of magnetization. मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? अब हम उसकी बात करेंगे. इसके लिए कंसिडर कीजिए एक सोलेनॉइड. एक सोलेनॉइड के बीच में मैंने एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दी. तो जब सोलेनॉइड से करंट पास करेगा तो एक तो होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट पास किया तो फील्ड हो गई. दूसरा, उसमें जो स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन में भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड. ठीक है. सो मेरे पास एक सोलेनॉइड है, लिखना नहीं अभी, अब समझो. ये एक सोलेनॉइड है. इस सोलेनॉइड में मैंने आयरन रॉड बीच में डाल दी. सो कंसिडर अ सोलेनॉइड with iron rod.
if current passes through solenoid, then magnetic field is induced in the iron rod. आयरन रॉड में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड, इजंट इट? ये कौन कौन सी टर्म क्या है? ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? टोटल कितना हो जाएगा? अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड। मानते हो बेटा सब? ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट टाइम्स एच, इंड्यूस्ड होती है म्यू नॉट टाइम्स आई। यस और नो? अप्लाइड क्या होती है? म्यू नॉट टाइम्स एच, इंड्यूस्ड होता है म्यू नॉट टाइम्स आई। म्यू नॉट कॉमन निकाल के नीचे ले जाओ, बी बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस आई। तो इससे रिलेशन मेरे पास आया आई इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस एच। ये रिलेशन हो गया इन दोनों का। कैसा लगा? इजी है? कंसेप्चुअली समझ में आ गया क्या है? कंसेप्चुअली समझ में आ गया? अप्रोच सबको क्लियर है? लॉजिकली ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है? इससे एक और रिलेशन निकलता है, एक और रिलेशन निकलता है। क्या रिलेशन होता है वो? अब एक बात सुनो, आप इसको सोलेनॉइड को कंसिडर करो कि अगर मीडियम चेंज कर दिया, इफ वी कंसिडर solenoid with another medium, with iron as medium, तो आप B को म्यू ऑफ मीडियम इंटू H लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास आ जाएगा B ऑफ B मतलब म्यू ऑफ मीडियम इंटू H इज म्यू नॉट टाइम्स H प्लस म्यू नॉट टाइम्स I। यही रिलेशन में B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। H वाली टर्म से इधर म्यू एम माइनस म्यू नॉट इंटू H इज म्यू नॉट इंटू I लिख सकता हूं। इसको नीचे, H को उधर, म्यू एम बाय म्यू नॉट माइनस 1 इज I बाय H। ये हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी, -1 इज इक्वल टू काई एम। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अबे इतनी इंग्लिश ससेप्टिबिलिटी, ये आई है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी अबे यार, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई मीडियम कितना इजीली कम से कम फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाए। ससेप्टेबल, थोड़ी सी फील्ड है मैग्नेटाइज हो गया, जैसे ये वो ससेप्टेबल है बीमार होने को। हल्की सी आंधी चली, बीमार हो गई, ठीक है, थोड़ा मौसम चेंज हुआ, बीमार हो गई। सो शी इज ससेप्टेबल टू चेंज इन वेदर। इसी तरह कोई स्पेसिमेन कितना ज्यादा फील्ड को लेके ससेप्टेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द ईज विद विच अ मीडियम gets magnetized
with application of even small values of magnetizing intensity. कम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में भी जो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए तो ससेप्टेबल I बाय H, तो H कम हो I ज्यादा हो तो वो ज्यादा ससेप्टेबल होगा। समझ में आई बात? लॉजिकली क्लियर है? पक्का? आज का छोटा सा होमवर्क है, न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद थोड़े से आपका अर्थ्स मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। टॉपिक नंबर दिखाओ 5.18 टॉपिक नंबर पे न्यूमेरिकल्स हैं, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।